क्या घातक यूसीबी का प्राइस अभी तेजस मार्क 1 के बराबर होने वाला है? क्या आईजी डिफेंस का ज्वाला मिसाइल एमआर सैम को रिप्लेस करने वाला है? और आर्मी की तरफ से भी किस तरीके से स्नाइपर राइफल में ऑटो एमिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के स्टेल्थ यूसीएवी प्रोग्राम यानी घातक यूसीएवी की तरफ से है। अभी भारत एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर खड़ा हुआ है, जहां पर इस प्रोग्राम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अभी टाइमलाइन की बात करें तो इस सिस्टम का ऑपरेशनल इंडक्शन लगभग 7 से 8 साल के अंदर ही करने का टारगेट रखा गया है, जो कि एमका और तेजस मार्क 2 जैसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के साथ अलाइन करने वाला है। अभी सबसे बड़ा टेक्निकल बॉटलनेक इसका इंजन होने वाला है। यहाँ पर ड्राई कार्बरी इंजन की सर्टिफिकेशन बहुत ही क्रिटिकल रोल को प्ले करने वाली, क्योंकि ये घातक यूसीवी का मेन पावर प्लांट बनने वाला है। अभी घातक का डिजाइन लगभग 13 टन क्लास का होने वाला है, जो कि एक डीप पेनिट्रेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसका मेन रोल होगा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन, हेवीली डिफेंडेड टारगेट पर स्ट्राइक और कंटेस्टेड एयर स्पेस में आईएसआर ऑपरेशन, यानी जहां पर मैंड फाइटर भेजना थोड़ा रिस्की होगा वहां पर घातक डिप्लॉय किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ मम-टी यानी मैंड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का होने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो घातक एक लॉयल विंगमैन की तरह भी ऑपरेट करने वाला है, जहां पर ये एमका, तेजस मार्क 2 या फिर SU-30 एमके जैसे एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लगभग 67 यूनिट की इनिशियल ऑर्डर को करने का प्लान बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात यह कि यूसीवी ट्रेडिशनल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में काउंट नहीं किए जाते हैं, यानी बिना पायलट और इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ाए भारत अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि घातक यूसीवी के सेपरेट स्क्वाड्रन को फॉर्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको वर्तमान के हमारे एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन में ही इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जहाँ पर हर एक स्क्वाड्रन में अभी 2 से 4 यूनिट को इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब इसका कॉस्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर भी बनने वाला है, क्योंकि अभी इसकी यूनिट कॉस्ट को तेजस मार्क 1 के बराबर रखने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर घातक का प्राइस तेजस मार्क 1 के आसपास रखा जाता है तो भारत रिलेटिवली लो कॉस्ट में स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय कर सकता है। अगला अपडेट आईजी डिफेंस के नए ज्वाला सिस्टम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से एक ऐसे हाइब्रिड स्ट्राइक सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो मिसाइल और लॉइटरिंग मुनिशन के बीच का एक यूनिक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक वन वे अटैक ड्रोन भी है और एक शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है, जिस वजह से इसको मल्टीपल रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका प्रोपल्सन सिस्टम होने वाला है। ज्वाला में एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पहले एक बूस्ट फेज होता है जिसमें मिसाइल हाई स्पीड को अचीव करता है, और फिर टर्मिनल फेज में सेकेंड पल्स एक्टिवेट होता है, जिससे एंड मोमेंट पर एक्स्ट्रा स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी मिल पाता है। ये खास करके फास्ट मूविंग यूएवीज और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। अभी इसका एंगेजमेंट एनवेलॉप के बारे में अगर बात करें तो ये लगभग 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का रेंज और 50 मीटर से लेके 20,000 मीटर तक की अल्टीट्यूड को कवर कर सकता है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एमआर सैम जैसे सिस्टम के बीच की गैप को फील करने की कोशिश कर रहा है, जहां लो फ्लाइंग और मीडियम अल्टीट्यूड दोनों टाइप के थ्रेट को हैंडल कर सकता है। गाइडेंस सिस्टम के तौर पर इसमें मिड कोर्स फेज में कमांड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और टर्मिनल फेज में एक एक्टिव आरएफ सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एएसआरएस सीकर होने वाली है। वॉरेट की बात करें तो इसमें 55 से 60 केजी के आसपास के एक प्री फ्रैगमेंटेड हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी और इम्पैक्ट दोनों टाइप की फ्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एयर टारगेट के साथ साथ सरफेस टारगेट के खिलाफ भी सेम मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इंप्रेसिव चीज़ इसका रिएक्शन टाइम होने वाला है, जो कि 15 सेकेंड से भी कम बताया जा रहा है, यानी डिटेक्शन से लेके लॉन्च तक का पूरा प्रोसेस बहुत ही तेज होने वाला है, जो मॉडर्न ड्रोन या क्रूज मिसाइल थ्रेट को काउंटर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही ज्वाला एक AESA रडार के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, जिसका डिटेक्शन रेंज 120 से 150 किलोमीटर के आसपास होने का क्लेम किया जा रहा है, और ये 360 डिग्री का कवरेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है तो ये हमारा एग्जिस्टिंग लेड एयर डिफेंस ग्रिड का पार्ट बन सकता है, और ये पहली बार है जब कोई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी मीडियम रेंज स्टैंडर्ड की एयर डिफेंस सिस्टम को खुद से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी के स्नाइपर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से डिस्क 14 इनोवेशन चैलेंज के अंदर एक एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने के बारे में प्लान बनाया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो स्नाइपर राइफल को अभी एक स्मार्ट वेपन सिस्टम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जहां ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करके फर्स्ट शूट और फर्स्ट किल प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक स्नाइपर ऑपरेशन काफ़ी हद तक शूटर की स्किल, एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बैटलफील्ड में स्ट्रेस, फटीग और विंड कंडीशन और मूविंग टारगेट जैसे फैक्टर एक्यूरेसी के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट डालते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आर्मी की तरफ से एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है जो कैलकुलेशन का पूरा लोड मशीन के ऊपर शिफ्ट करने वाला है। ये एक फायर कंट्रोल सिस्टम होने वाला है जो कि डायरेक्टली स्नाइपर राइफल की ऑप्टिक के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। इसमें मल्टीपल सेंसर और कंप्यूटेशन मॉड्यूल वगैरह मौजूद होने वाले जो कि रियल टाइम में बैलिस्टिक कैलकुलेशन को करने वाले हैं, यानी टारगेट का डिस्टेंस, विंड स्पीड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह जितने भी फैक्टर होते हैं जो कि एमिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा और फिर शूटर को एक एग्जैक्ट एमिंग पॉइंट को डिस्प्ले किया जाएगा जहां पर एम करके उसको फायर करना होगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो स्नाइपर ऑपरेटर को बस अपनी राइफल को उस पॉइंट पे अलाइन करके ट्रिगर को दबाने का काम करना पड़ेगा, बाकी सभी कैलकुलेशन ये सिस्टम खुद से हैंडल करने वाला है। अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डे नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी। इस सिस्टम को एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल इमेजिंग के साथ भी पहले से इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिस वजह से लो लाइट कंडीशन में, फॉगी कंडीशन में या एडवर्स वेदर कंडीशन में भी स्नाइपर अपना मिशन इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब अगर ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट का XM157 और इजराइल का स्मार्ट सिस्टम पहले से ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें से इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से ही लिमिटेड नंबर में इजराइल की स्मार्ट 2000 सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भारत भी इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर ये फायर कंट्रोल सिस्टम का डेवलपमेंट सिर्फ एक इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि स्नाइपर वॉरफेयर को स्किल बेस्ड सिस्टम से टेक्नोलॉजी असिस्टेड प्रिसिजन सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक मेजर स्टेप होने वाला है, जिससे मिशन सक्सेस रेट और कंसिस्टेंसी दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 77 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत अपने एसएसएन प्रोग्राम को एक सिंपल हंटर किलर सबमरीन से अपग्रेड करके एक आर्सेनल सबमरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करने का प्लान बना रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो ये सबमरीन सिर्फ एनिमी सबमरीन को भी हंट नहीं करेगा, बल्कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन को भी एग्जीक्यूट करने वाला है। सबसे बड़ा चेंज इसका साइज और पेलोड कैपेसिटी में देखने को मिलने वाला है। अभी इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट लगभग 10,000 टन के आसपास करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि पहले ये सबमरीन 6,000 से 7,000 टन के आसपास के होने वाले थे। इसका मेन रीजन है कि अब इसमें एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VSL को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसमें लगभग 24 के आसपास क्रूज मिसाइल को कैरी किया जाएगा। अब इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का डिज़ाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये यूनिवर्सल सेल पर बेस्ड होने वाले हैं, जिसका मतलब ये कि अलग अलग टाइप की मिसाइल को इन सेम लॉन्चर से फायर किया जा सकेगा, यानी फ्यूचर में ब्रह्मोस ER से लेकर निर्भय जैसे मिसाइल को या हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को भी इससे फायर किया जा सकेगा। अब सबसे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट इसका हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने का कैपेबिलिटी होने वाला है। नेवी की तरफ से इस सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इसमें इंटीग्रेट करना संभव हो पाएगा। प्रपल्सन साइड में भी मेजर अपग्रेड हमको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें अभी लगभग 190 मेगावाट से 200 मेगावाट स्टैंडर्ड की एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जबकि पहले इसमें अरिहंत क्लास में इस्तेमाल होने वाली 85 मेगावाट स्टैंडर्ड की न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, जिसे अभी इनको एंड्योरेंस और सस्टेन स्पीड मिलने वाला है। इसके साथ ही इन सबमरीन में पंप जेट प्रोपल्सन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि ट्रेडिशनल प्रोपेलर के कंपैरिजन में काफ़ी साइलेंट होने वाले हैं। ऑपरेशन लेवल पर देखा जाए तो ये सबमरीन एक मोबाइल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, जो कि पीस टाइम में ISR और सर्वेलेंस, क्राइसिस में डिटरेंस और वॉर टाइम में डीप स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन सभी तरह के मिशन को करने में सक्षम होने वाले हैं। लेकिन इनको बनाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर इंटीग्रेशन, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में मल्टी मिसाइल कंपैटिबिलिटी और स्टेल्थ मेंटेन करना एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क होने वाला है। अगला अपडेट रशिया के S-71 के कोवर क्रूज मिसाइल की तरफ से और उसके Su-57 स्टेल्थ फाइटर के साथ इंटीग्रेशन की तरफ से है। अब यूक्रेन की इंटेलिजेंस डिस्क्लोजर के बाद एक नया डायमेंशन सामने आया है, जहां Su-57 को अभी सिर्फ एक एयर सुपीरियरिटी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक एसेट के रूप में भी पोजीशन किया जा रहा है। अगर इस कोवर मिसाइल की टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये एक टर्बोजेट पावर क्रूज मिसाइल है, जिसका रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है।
इसमें लगभग 250 kg का एक हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरेड मौजूद होता है, जो प्राइमरली फिक्स टारगेट जैसे कि एयरबेस, डिपो या फिर किसी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइडेंस सिस्टम में इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी ये प्री डिफाइंड कोऑर्डिनेट पर ही अटैक को परफॉर्म कर सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये मिसाइल डायनामिक या फिर मूविंग टारगेट के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, बल्कि पहले से ही आइडेंटिफाइड टारगेट के लिए ही इसको ज़्यादा इफेक्टिव कहा जा सकता है। अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एडवांटेज इसका स्टैंड ऑफ रेंज होने वाला है, जो कि ये SU-57 को प्रोवाइड कर रहा है। यानी SU-57 को अभी एनिमी के एयर डिफेंस जोन के अंदर पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाहर रहकर ही इस मिसाइल को लॉन्च करने का ऑप्शन उसको मिल जाएगा। इससे एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट S-70 ओखतनिक UCAV के साथ भी इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। यानी फ्यूचर में एक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया जा सकता है, जहां ड्रोन को फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करेगा और SU-57 सेफ डिस्टेंस में रहकर ही उसको कंट्रोल और स्ट्राइक को कोऑर्डिनेट करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कैपेबिलिटी काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है। अगर SU-57 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे स्टैंडर्ड वेपन को इंटीग्रेट किया जाता है तो डीप स्ट्राइक मिशन को बिना हाई रिस्क के एग्जीक्यूट करना संभव हो सकता है। खास करके SU-57 की लो RCS की वजह से इस तरीके के मिशन के लिए काफ़ी सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन कुछ लिमिटेशन भी यहाँ पर सामने आने वाले हैं, जैसे कि ये मिसाइल एडवांस टर्मिनल गाइडेंस या फिर मल्टी मोड सीकर का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए हेविली डिफेंडेड और डायनामिक बैटलफील्ड सिनेरियो में इसका रोल काफ़ी लिमिटेड होने वाला है। कुल मिलाकर S-71K और SU-57 का कॉम्बिनेशन एक कॉस्ट इफेक्टिव स्टैंड अप स्ट्राइक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये हाई एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन का रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि उनका कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। और भारत के पास पहले से ही काफ़ी अच्छे हाई एंड स्ट्राइक ऑप्शन मौजूद है, तो इसका SU-57 के साथ इंटीग्रेशन भारत के पर्सपेक्टिव में कितना इफेक्टिव है ये बताना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।